आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड एंड हाउसिंग। ठीक है, लैंड और हाउसिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जितना भी है जहाँ पे भी हम रहते हैं वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सॉइल की इम्पॉर्टेंस अलग है, लैंड की इम्पॉर्टेंस अलग है, और जो आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस अलग है। 1947 के बाद से इंडिया में जो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई किया गया। रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं आपके आपके और जो अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग है। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है और इसीलिए उनको अलग अलग सेपरेटली उनको मेंशन किया गया है। जब आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें अलग लिखा हुआ है, रूरल हाउसिंग स्टैंडर्ड्स अलग है और अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं। इसके अलावा सॉइल के बारे में लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स कौन सी रहती हैं और किस तरीके से आप जो डिफरेंट सॉइल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में कौन सी सॉइल का आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपका हाउसिंग स्टैंडर्ड्स है उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिस भी जगह पे आप रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप नया हाउस प्लान कर रहे हैं तो उस जगह पे कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्लोर कितना होना चाहिए, पर कैपिटा स्पेस कितना होना चाहिए, विंडोज़ कितनी लेवल पे होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर आती हैं, because these are directly and indirectly related with the particular person's health। ऐसे WHO के जो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स है उन्होंने ऐसा कहा है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर प्रॉपर हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं रखा गया, या फिर अगर जो पर कैपिटा स्पेस की हम बात करते हैं अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा गया तो उसकी वजह से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, जब आयुर्वेद कॉन्सेप्ट की बात करें तो आयुर्वेद कॉन्सेप्ट में जब सॉइल की बात आती है तो हमारे यहाँ पे जब बेसिकली जो लैंड या फिर हाउसिंग की बात आती है तो हमारे यहाँ पे हर एक एरिया को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम आनूप, जांगल और साधारण प्रदेश मानते हैं। ठीक है, फॉर लिविंग पर्पस जो साधारण प्रदेश है उसको हम सुपीरियर मानते हैं, और बाकी के दोनों जो हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिजीजेज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बेसिक अगर भूमि के प्रकार की बात करें तो जांगल है, दोषों के अनुसार उनका फर्दर डिवीजन किया गया है, जिसमें आप वात पित्त कफ दोष के अनुसार उनको सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये सब चीज सब आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। जांगलम वात वात भूयिष्ठम आनुपम तु कफोलवण साधारणम समतलम त्रिधा भूमि त्रिधा भूदेशम आदिशेत। ठीक है, ये अष्टांग हृदय में कहा गया है। ठीक है, सिमिलरली जो पर्टिकुलर पर्सन दोषानुसार जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है उसी के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी जिस भी प्रदेश में रहते हैं उसी हिसाब से आप अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये अपना जांगल प्रदेश या फिर प्रेजेंट की बात करें तो जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे जितने लोग रहते हैं तो वहाँ का उनका जो बिल्डअप होता है दैट इज अ टोटली सेपरेट। उनका जो खान पान है वो सेपरेट है, क्योंकि वहाँ पे जो देश की उस पर्टिकुलर भूमि की या देश की जो स्थिति है उसी के अनुसार ह्यूमन बींग को उसे अडेप्ट करने के लिए, उन दोषों को बैलेंस करने के लिए वहाँ का जो रहन सहन है वो उसी तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, इसके अलावा जांगल देश के, आनूप देश के और साधारण देश के जो लक्षण हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट में लैंड और हाउसिंग के बारे में क्या चीजें हैं वो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, चाहता है इंट्रोडक्शन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है लैंड और हाउसिंग क्या होता है। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि क्वालिटी ऑफ हाउसिंग इम्पैक्ट्स द हेल्थ। ये जिस भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो चीज़ें आप मैटर करती हैं, किस तरीके से आप डील करते हैं डिजीजेस के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में हम लास्ट में ओवर क्राउडिंग देखेंगे तो ओवर क्राउडिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसके फिजिकल हेल्थ पे। इसके अलावा कम्युनिकेशन, जो कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है उसके ट्रांसमिशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपका जो भी आपका हाउसिंग स्टैंडर्ड्स है उनका। हाउसिंग इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, द टर्म हाउसिंग एनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स
हाउसिंग में सिर्फ हाउस, ये पर्टिकुलर जो हाउस है वो नहीं आता है, इसके अलावा और सारी कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक लैंड है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट है, एंड टू द अदर सर्विसेज एज वेल एज स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जिस स्ट्रक्चर में आप रहते हैं। WHO एक्सपर्ट्स ग्रुप 1961 प्रेफर्स टू यूज द टर्म रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट। जो पर्टिकुलर हम हाउसिंग और लैंड की बात कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट, यानी कि जब भी हम हेल्थ को डिस्कस करेंगे तो रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ पे, हम उस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। विच डिफाइंड एज द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट मैन यूजेस एंड द इन्वॉर्म्थ ऑफ द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी सर्विसेज। हेल्थफुल हाउसिंग किसको कहेंगे? बेसिकली दैट शुड प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन, दैट शुड प्रोवाइड सैनिटरी कंडीशंस, शुड डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन सच अ मैनर दैट डिजीज स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि वो जो जैसे फ्लोर एरिया है या फिर पर कैपिटा स्पेस की अगर एक घर में बात करें, या फिर हम रूम्स की बात करें कि पर्टिकुलर इतने पर्टिकुलर पर्सन के लिए इतने पर्टिकुलर रूम्स होने चाहिए, तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कोई भी डिजीज़ एक दूसरे से स्प्रेड ना हो। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का जो खुद का एनवायरनमेंट है वो उसके साथ में नाइसली रह सके और डिजीजेस से को प्रिवेंट कर सके, ट्रांसमिशन को भी कर सके और खुद का प्रिवेंशन का भी कर सके। ठीक है, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैजार्ड्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ द नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है शुड एनकरेज पर्सनल एंड कम्युनिटी। ठीक है, पर्सनल खुद को भी एनकरेज करे और जो कम्युनिटी है उसको भी एनकरेज करे। अगर ऐसे आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो इसका मतलब दैट इज अ हेल्पफुल हाउसिंग। एंड डेवलपमेंट प्रमोट सोशल रिलेशनशिप रिगार्डिंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड बाय मीन शुड प्रमोट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ये बेसिक चीजें हैं जो एक हेल्पफुल हाउसिंग में होनी चाहिए, यानी कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका जो हाउस है वो इतना हेल्प, ये जो बेसिक चीजें हैं ये उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। आपका फिजिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सारे चेंजेस को प्रिवेंट कर देना चाहिए। तो ये आपके हेल्पफुल हाउसिंग में आते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्पफुल हाउसिंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? पर कैपिटा फ्लोर स्पेस, जैसे मैंने आपसे बात की कि फ्लोर स्पेस यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कितना स्पेस हमारे पास होना चाहिए, दैट कम्स अंडर पर कैपिटा फ्लोर स्पेस। दूसरा आता है फैमिली इनकम। पर्टिकुलर फैमिली की इनकम के अकॉर्डिंग भी आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स वेरिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका हाउसिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो क्योंकि जो उसकी इनकम है, अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा है, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, अपने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को वो एक तरीके से एलेबरेट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो फैमिली इनकम है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं उनकी हेल्पफुल हाउसिंग पे। फैमिली साइज एंड कॉम्पोजिशन, फैमिली साइज और कॉम्पोजिशन से हम लेंगे लाइक आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर जो फैमिली का साइज है, जैसे एक ही फैमिली में आपके 4 मेंबर्स हैं, 6 हैं, 8 मेंबर्स हैं, तो इस तरीके से फैमिली साइज और कॉम्पोजिशन भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ पे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, यानी कि आप कितना अपनी खुद पे कितना आप स्पेंड कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे कितना कर सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल भी डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट करता है जो आपका हाउसिंग स्टैंडर्ड्स है। तो उसमें क्या होता है कि आप जिस तरीके का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं वो आपकी डायरेक्ट आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। फिर उसके बाद है स्टेज इन लाइफ साइकिल। ठीक है, हाउसिंग जो हेल्पफुल हाउसिंग है उस पे आपका स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, यानी कि आप चाइल्डहुड एज है, मिडल एज है, या फिर आपकी ओल्ड एज है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द कल्चर विच आर अडॉप्टेड बाय यू इज डायरेक्टली अफेक्टिंग हेल्थफुल हाउसिंग कंडीशंस। उसके बाद आता है कल्चरल डाइवर्सिटीज। अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, अलग उनका रहन सहन होता है, खान पान अलग होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हेल्पफुल हाउसिंग पे। क्लाइमेट, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रहते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग इन अ कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, कॉन्स्टेंट रेनिंग होती रहती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हेल्पफुल हाउसिंग पे डायरेक्ट आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। उसके बाद आता है सोशल ट्रेडिशन। सोशल ट्रेडिशंस भी आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं हेल्पफुल हाउसिंग पे।
उसके बाद आते हैं आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स। अब हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे हम सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, दैट कम्स अंडर द अर्बन हाउसिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली। जहाँ इंडिया की बात करते हैं तो 1947 में इन्वायरमेंट हाइजीन कमेटी जो है उसने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन किया था और वही अभी तक फॉलो हो रहे हैं। हाउसिंग बेसिकली एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हुई है, अर्बनाइजेशन हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आई हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया आर दोज रिकमेंडेड बाय एनवायरमेंट हाइजीन कमेटी 1947। अब इसमें कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? फर्स्ट इज साइट, किस जगह पे आपका घर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक साइट जब भी डिसाइड करते हैं तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट शुड बी एलिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड वाटर। हमेशा जब भी हाउसिंग रखेंगे तो इट शुड बी अबव द एरिया, जो भी आपका सराउंडिंग एरिया है उसके। दूसरा, साइट शुड इंडिपेंडेंटली ओपन टू अ स्ट्रीट और sufficient width. The street should not contain any breeding places of the mosquito, flies, and also free from nuisance such as dust, bad odor, smoke, noise, and ट्रैफिक। मतलब कि आपका जो घर है दैट शुड बी ऑन एलिवेटेड या जो माउंटेड पार्ट है वहां पे होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी साइट है उसमें डायरेक्ट इन फ्रंट आपके एक रोड होना चाहिए या स्ट्रीट होनी चाहिए बेसिकली। सफिशिएंट प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ की जो सराउंडिंग है दैट हैज़ टू बी प्लीजेंट। एंड इसके अलावा जो भी फाउंडेशन आप रखते हैं फॉर द साइट शुड बी बिल्ड अपॉन द सॉइल विच इज ड्राई एंड सेफ, ठीक है। ड्राई और सेफ जो सॉइल होती है उसके ऊपर आपको जो भी हाउसिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर साइट का कही गई है। मेड सॉइल, इसका मतलब है ग्राउंड सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय डंपिंग रिफ्यूज इज नॉट सुटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते रहते हैं सराउंडिंग में कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो गई बिकॉज वो ऐसे वाले एरिया पे बनाई गई थी जहाँ की जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड्स में आती हैं। तो हमेशा ऐसी लोकेशन चूज करनी होती है, ऐसी साइट चूज करनी होती है जहाँ पे जब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो रिफ्यूज होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, उसको डंप करके हम एक प्लेटफॉर्म जो है सॉइल प्रिपेयर कर देते हैं। लेकिन वो जो पर्टिकुलर सॉइल है दैट इज नॉट गुड फॉर द हाउसिंग पर्पज। उसके बाद है, या फिर कम से कम भी उसको मिनिमम से मिनिमम 25 साल हो जाने चाहिए उस डंपिंग एरिया को एज इट इज छोड़े हुए। इतनी देर में जो भी रिफ्यूज होता है वो पूरा का पूरा स्टेगनेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। द वाटर बीनीथ द सॉइल शुड बी एटलीस्ट 10 फीट फ्रॉम द सरफेस। हम कहते हैं ना कि ये जो पर्टिकुलर जमीन है इसमें पानी बहुत ऊपर है, तो उस कंडीशन में हम उसको हाउसिंग के लिए नहीं ले सकते। कम से कम 10 फीट नीचे पानी होना चाहिए, वो जो सॉइल है उसको या वो जो साइट है उसको हम ले सकते हैं लोकेशन के लिए, हाउसिंग की लोकेशन के लिए, ठीक है। ये जो सिमिलर टॉपिक है आपका, जो साइट फॉर लोकेशन है या फिर जो लैंड हाउसिंग लैंड के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेटबैक। सेटबैक बेसिकली क्या होता है? ये स्पेस होता है घर के चारों तरफ, जो स्पेस हम छोड़ते हैं आगे या पीछे, तो वो वाला जो एरिया होता है हमको सेटबैक कहा जाता है। इट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। बेसिकली सेटबैक होता ही इसीलिए है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए, लाइटिंग प्रॉपर हो जाए। अर्बन एरियाज में बिल्टअप एरिया में बी अप टू 2/3 ऑफ द टोटल एरियाज, ठीक है। जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनको पता है कि जो उनका बेसिक हाउसिंग है उसमें 60-40 का रेशो होता है या फिर 70, अब प्रेजेंटली 70-30 का रेशो है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बिल्डअप एरिया है वो 60% होगा, 40% यू हैव टू लीव एज अ सेटबैक, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो ये सेटबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो इन सराउंडिंग जो एरिया है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, आपकी लाइटिंग प्रॉपर आ सके। नेक्स्ट आता है फ्लोर। फ्लोर क्या है? इससे पहले भी जब हमने स्कूल बिल्डिंग के बारे में भी पढ़ा था, या इससे पहले जब हमने फूड के बारे में पढ़ा था, तो जहाँ पे फूड स्टैंडर्ड्स हमने बताया था, या जो एरिया जहाँ पे फूड की प्रिपरेशन होती है वहाँ पे किचन स्टैंडर्ड्स और फ्लोर स्टैंडर्ड्स जो हमने पढ़े थे सिमिलरली यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि फ्लोर शुड बी ऑफ कॉन्क्रीट एंड एनी अदर इम्परमिएबल रैट प्रूफ मटीरियल एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहले आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा रैट प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा कैन बी इजिली वॉश्ड एंड कैप्ड क्लीन एंड ड्राई, ठीक है।
अर्बन एरियाज में मड फ्लोर आर नॉट रिकमेंडेड एट इज ब्रेक्स अप इजिली। उसके बाद है फ्री फ्रॉम द क्रैक्स एंड जो सर्विसेज होती हैं टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द इंसेक्ट। डैम्प प्रूफ होना चाहिए एंड द हाइट ऑफ प्लिंथ शुड बी 2 to 3 feet। ठीक है, जो आपकी फ्लिंथ होती है यानी कि जो आपका फ्लोर है उसकी जो आपने लाइनिंग बनवाई है वो कम से कम आपकी 2 से 3 फीट ऊंची होनी चाहिए। ये आपका फ्लोर का हो गया। उसके बाद आती है आपकी वॉल्स। वॉल्स में क्या करना है बेसिकली, वॉल्स शुड हैव अ लो हीट एंड ट्रांसमिटेंस कैपेसिटी, यानी कि इट शुडंट अब्सॉर्ब हीट एंड कंडक्ट द सेम, यानी कि ऐसे मटेरियल से बनानी चाहिए जो हीट को कंडक्ट ना करे या मिनिमम कंडक्ट करे। इट शुड हैव अ मिनिमम हीट ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट ऑफ 0 to 35 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स BTU, जिसको हम कहते हैं पर स्क्वायर फीट पर आवर। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड द साउंड इंसुलेशन वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वॉल शुड बी 55 डेसिबल एंड इंटरनल वैल्यू 35 to 45 डेसिबल। इससे पहले जैसे हमने नॉइस पोल्यूशन की बात की थी, तो वैसे ही सिमिलरली जब भी जो आपकी हाउसिंग की जो वॉल्स होती हैं वो इसी तरीके से प्रिपेयर करती हैं कि एक्सटर्नल जो आपका वॉल से एक्सटर्नल जो है वो आपकी 55 डेसिबल है, तो इंटरनल जो वैल्यू होगी वो 35 से 45 डेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है पर स्क्वायर फीट पर आवर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होना चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरमेंट है उसमें। इस तरीके से आपको वॉल्स प्रिपेयर करनी है। स्मूथ होनी चाहिए, इजी टू क्लीन होनी चाहिए, वेदर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, इजीली डैमेज नहीं होने वाली चाहिए, एंड अनसुटेबल फॉर द हार्बरेज ऑफ रैट्स एंड वर्मिंग्स। ठीक है, बेसिकली जो आपकी जो वॉल्स हैं उसमें कोई भी इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं उगे हुए होने चाहिए, छोटे छोटे जो प्लांट्स उग जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा कहा गया है इट शुड बी रेज सफिशिएंट टू इंश्योर प्राइवेसी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स कैन बी अटेन्ड बाय 9 इंच ब्रिक वॉल विच इज प्लास्टर्ड स्मूथ एंड कलर्ड क्रीम और वाइट। नॉर्मली हाउसिंग स्टैंडर्ड में यही मेंशन किया गया है, कम से कम 9 इंच की वॉल आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा उसको प्रॉपरली कलर्ड, नॉर्मली जो लाइट कलर्स होते हैं दीवारों पे वो रखनी चाहिए, ऐसा हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में कहा गया है। ये आपका हो गया वॉल्स। उसके बाद आता है रूफ। रूफ में शुड नॉट बी लेस देन 10 फीट, 10 फीट से नीचे रूफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटेड 3 मीटर्स के अराउंड आपकी जो रूफ है वो होनी चाहिए इन एब्सेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग फॉर द कंफर्ट। ठीक है, द रूफ शुड हैव अ लो हीट ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट नॉट मोर देन 0 to 30। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रूम्स। ये आपने डिसाइड कर लिया, आपका साइड सेटबैक आपने रख लिया, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रूफ कैसी होनी चाहिए, वो हमने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है रूम्स। रूम्स एंड विंडोज आर टोटली सेपरेट, ये मेरी गलती से यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उसके बाद आपका रूम्स आते हैं, तो कम से कम 2 लिविंग रूम्स होने चाहिए। द नंबर एंड एरिया ऑफ द रूम शुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। इसीलिए जब हमने हेल्पफुल हाउसिंग की बात की है तो वहाँ पे भी हमने साइज ऑफ द फैमिली को मेंशन किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें हर एक जो रूम है, जो हाउसिंग बेसिकली जब फैमिली साइज की बात करते हैं तो जो रूम का पर्टिकुलर जो फ्लोर स्पेस है पर पर्सन के लिए जो अवेलेबल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम रूम्स डिसाइड करते हैं कि एक फैमिली के लिए कितने रूम्स हमें चाहिए हैं। फ्लोर एरिया बेसिकली क्या है, जो लिविंग रूम है शुड हैव अ फ्लोर एरिया ऑफ 120 स्क्वायर फीट, यानी कि 12 स्क्वायर मीटर के अराउंड का आपका फ्लोर एरिया होना चाहिए। इट इज टू बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन 1 पर्सन एंड एटलीस्ट 100 स्क्वायर फीट फॉर अ सिंगल पर्सन, यानी कि 100 स्क्वायर फीट एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपका फ्लोर एरिया होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे द फ्लोर एरिया अवेलेबल इन द लिविंग रूम पर पर्सन शुड नेवर बी लेस देन 50 स्क्वायर फीट, यानी कि कम से कम 50 स्क्वायर फीट पर पर्सन आपके पास एरिया होना चाहिए। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इन द सेंस की जो पॉजिटिवली आप 50 से 100 के बीच में आप रख सकते हैं, लेकिन 50 से कम आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है क्यूबिक स्पेस। ये रूम की ही बात करें, अनलेस मीन्स आर प्रोवाइडेड फॉर द मैकेनिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर, द हाइट ऑफ रूम शुड बी सच एज टू गिव एन एयर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 500 क्यूबिक फीट पर कैपिटा। ठीक है, तो बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन के लिए ताकि वो प्रॉपर एयर को यूज कर सकें तो उसमें जो उसके लिए स्पेस है दैट इज 500 क्यूबिक फीट पर कैपिटा होना चाहिए, प्रेफरेबली 1000 होना
चाहिए। जैसे हमने वहाँ पे फ्लोर एरिया की बात की कि 50 तो होना ही चाहिए, 100 तक रख सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो क्यूबिक स्पेस है जो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए चाहिए, मैकेनिकल रिप्लेसमेंट ऑफ एयर के लिए चाहिए, यानी कि एयर अपने आप से वेंटिलेशन उसका प्रॉपरली होता रहे, तो उसके लिए हमारा 500 क्यूबिक फीट से 1000 क्यूबिक फीट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी विंडोज। हर एक लिविंग रूम में कम से कम 2 विंडोज आपकी होनी चाहिए। वन शुड ओपन डायरेक्टली इनटू द ओपन स्पेस and this knob can be relaxed if there is adequate ventilation and artificial lighting inside the room। ठीक है, तो कम से कम 2 आपकी विंडोज होनी चाहिए, एक आपकी डायरेक्टली बाहर ओपन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में ऐसा भी कहा गया है कि अगर वहाँ पे इन जनरल आपके जो रूम्स हैं या फिर हाउस है उसमें अगर प्रॉपरली वेंटिलेशन है, प्रॉपर आपके लाइटनिंग है, आर्टिफिशियल लाइटिंग आपने प्रॉपर की हुई है, तो उस कंडीशन में आप 2 विंडोज की जगह पे 1 विंडो भी रख सकते हैं। उसके बाद है विंडो शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट अ हाइट ऑफ मोर देन 3 फीट। जमीन से ऊपर जो हाइट का स्पेस है, ये हमने जब स्कूल हेल्थ या फिर स्कूल बिल्डिंग की बात की थी तो वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि आपका जो एरिया है उससे कितने ऊपर तक आपकी विंडोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कम से कम आपकी 3 फीट ऊपर होनी चाहिए। जो विंडो का एरिया है दैट हैज टू बी 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया। आपका जो फ्लोर एरिया है उसका 1/5 होना चाहिए आपका विंडो एरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग में बेसिकली जो डे लाइट फैक्टर है शुड एक्सीड 1% ओवर हाफ ऑफ द फ्लोर एरिया। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो भी एक्सटर्नल जो हमारी डे लाइट होती है उसका डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। घर में डे लाइट आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। द रूम्स is said to be adequately lighted when one can read or write in the center of the hall without the help of artificial light। किसको sufficient lighting बोलेंगे कि आपका जो सेंट्रल एरिया है, जब मतलब जो भी आपका घर का सेंटर एरिया है, बिना किसी एक्सटर्नल या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग के अगर आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी लाइटिंग जो है घर की वो नॉर्मल है, मतलब अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किचन। किचन के लिए किचन स्टैंडर्ड्स पे अलग से भी बताए हुए हैं, लेकिन किचन स्टैंडर्ड्स हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं। तो किचन के लिए क्या है कि दैट एवरी हाउस मस्ट हैव अ सेपरेट किचन, और इसके अलावा किचन मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डस्ट, स्मोक एंड अवे फ्रॉम द प्रीवी। ठीक है, आपका वॉशरूम वाला एरिया है उससे आपका जो किचन है वो टोटली सेपरेट होना चाहिए। डायरेक्ट स्मोक, डायरेक्ट जो आपका जो डस्ट है इनसे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर स्पेस होना चाहिए वहाँ पे स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्लीन जो फ्यूल है उसकी एलपीजी है उसकी उसको यूज करना चाहिए। प्रोविजन ऑफ एग्जॉस्ट होना चाहिए वहाँ पे इंक्लूडिंग चिमनीज। शुड हैव वाटर सप्लाई एंड अ सिंक फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए। और जो किचन का फ्लोर है दैट मस्ट हैव टू बी इन प्रीवियस, बेसिकली उसमें पानी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इन प्रीवियस उसका सरफेस होना चाहिए। ये आपका आता है किचन का। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है किचन के बाद एक प्रीवी एक आता है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। प्रीवी में बेसिकली क्या है, जो आपका सैनिटरी एरिया है इज अ नेसेसिटी इन द एवरी हाउस। इट शुड बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू इट एंड readily accessible and equipped with water and water carriage system और septic tanks। बेसिकली जो आपके वॉशरूम्स होते हैं दैट कम्स अंडर प्रीवी, और वो आपके सेपरेट होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए होने चाहिए, प्रॉपर उसका वाटर सप्लाई वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आइदर वहाँ पे डायरेक्ट वाटर कैरेज सिस्टम हो सकता है या फिर आपका सेप्टिक टैंक हो सकता है, दोनों के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गार्बेज एंड रिफ्यूज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका रिफ्यूज इट शुड बी कलेक्टेड बाय सेग्रीगेशन एज ड्राई एंड वेट वेस्ट। प्रेजेंटली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कि जो भी आपका गार्बेज है या सॉरी जो रिफ्यूज है उसको आप सेपरेटली दोनों अलग अलग चीज़ों में आपको उसको रखना है। ड्राई शुड बी इन अ सेपरेट जो आपका कलेक्शन कंटेनर होता है, और जो वेट होता है उसको आप अलग कलेक्शन कंटेनर में रखेंगे। दी शुड बी रिमूव from the dwelling at least daily and disposed of in a sanitary matter। ठीक है, अर्बन हाउसिंग में देखा जाए तो अर्बन हाउसिंग में जो कलेक्शन के लिए अलग अलग जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की हुई होती हैं, डेली उसका कलेक्शन होता है, डेली डिस्पोजल होता है। उसके बाद बाथिंग एंड वॉशिंग एरिया की बात करें तो हाउस शुड हैव फैसिलिटी फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग बिलोंगिंग एक्सक्लूसिवली टू इट फिटेड विद प्रॉपर प्राइवेसी एंड ड्रेनेज। उसके बाद नेक्स्ट वाटर सप्लाई आता है, तो सेफ और एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए एट ऑल द टाइम्स। ये आते हैं आपके बेसिक हाउसिंग स्टैंडर्ड्स जिनको हमें फॉलो करना होता है।
ठीक है, कोई भी हाउसिंग प्लान कर रहे हैं तो आपका साइट हो गया, कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके की वहाँ की जो बेसिकली सॉइल कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेटबैक है, जो ओपन एरिया है आपका जो वेंटिलेशन के लिए, लाइटिंग के लिए आपने छोड़ा हुआ है। उसके बाद आपका फ्लोर है, फ्लोर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके का फ्लोर होना चाहिए। उसके बाद आपकी वॉल्स आती हैं, रूफ है, रूम्स पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद विंडोज है, लाइटिंग एरिया है, किचन है, गार्बेज है, रिफ्यूज है, इसके अलावा प्रीवीज है, बाथिंग वॉशिंग एरिया है, और आपका वाटर सप्लाई है। दीज कम्स अंडर हाउसिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद एक आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, यू नो अबाउट दीज मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। ब्लैक सॉइल्स है, रेड सॉइल है, आपका डिजर्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, और माउंटेन सॉइल है। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ सॉइल्स, तो ये आप लोग देख लेंगे। उसके बाद सॉइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। एवरीवन नोज कि हम जिस भी प्लेस में रहते हैं, जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं, या फिर जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जो भी चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसीलिए जो सॉइल और जो सॉइल पोल्यूशन है, दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर पर्सन's health, ठीक है। soil has a profound effect on the health and well-being of the humans depending upon the condition of the given soil and the interactions of interest. This effect can be either positive or negative or direct or indirect, ठीक है। soil जो है that affects human health including natural soil which usually had little anthropogenic contamination। जो नेचुरल सॉइल है वो भी डायरेक्ट हेल्थ पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि बहुत सारे कंटामिनेंट्स हैं जो वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इवन if you want to be contaminated, I mean if you are in the direct contact or indirect contact, but somewhere somehow it affects human beings। And soils in the agro ecosystem, urban areas, mines, oil and gas extraction areas, landfill sites and other location where anthropogenic contamination is more likely, ठीक है। जहाँ पे भी ये लाइक अर्बन एरियाज हैं, सबको पता है कि आपके सराउंडिंग में जहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे होते हैं, या फिर ऐसे ड्रेन्स हैं, या फिर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, वो भी डायरेक्टली आपकी जो सॉइल पोल्यूशन है या जो सॉइल का जो नेचर है उसको चेंज करता रहता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पे आता है। पीपल इन द प्रोफेशन दैट वर्क क्लोजली विद द सॉइल, जैसे फार्मर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइनर्स हैं, आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। बट एवरीवन हैज health is everyone's health is affected by the soil to the some extent, ठीक है। this is because soil provides many of the nutrients we require and can pass on the harmful substance through the food that we eat। some dust generated from the soil can travel thousands of miles and affect people long distance from where they originated, ठीक है। जैसे जो बेसिकली सॉइल के सरफेस पे जितने भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के साथ में फ्लो करते हैं, माइल दे कैन गो अप टू माइल्स एंड दे कैन अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। although recent advances in the role soil plays in human health are being made and continue to be investigated, few people probably think about soil having an effect on their health, ठीक है। एक आपका इफेक्ट आता है डायरेक्ट, जो आपकी फूड आर्टिकल्स जो भी आप लेते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सॉइल। अगर सॉइल पोल्यूशन वहाँ पे है, हैवी मेटल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक आर्सेनिक है, कैडमियम है, आपका लेड है, ठीक है, मरकरी है, अगर सॉइल उसकी वजह से कंटामिनेटेड है, तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दैट सॉइल पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ इज डायरेक्टली अफेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हैं, वहाँ की सॉइल किस तरीके की है, वो भी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे। इसके अलावा जब सॉइल का, जैसे हमने साइट की बात की थी, तो जिस पर्टिकुलर साइट पे लोकेटेड है, जो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके की है, वो आपके बेसिकली जो हाउसिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया है उस पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। लैंड पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन विद ऑर्गेनिक केमिकल्स इज नॉट लिमिटेड टू farming area। soil in the urban area is also polluted with organic chemicals from medicines, industrial activities, coal burning, motor vehicle emissions, waste in incineration, सीवेज है, एंड डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बोथ फार्मिंग एंड अर्बन एरियाज have soil contamination that includes a complex mixture of organic chemicals, metals and microorganisms from municipals and domestic septic system waste, farm animal waste and other bio waste,
ठीक है। तो लैंड पोल्यूशन के लिए आपका बेसिकली ह्यूमंस आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर पोल्यूशन ऑफ द लैंड। दैट में भी आपका मेडिसिन है, दैट में भी आपका मोटर व्हीकल एमिशंस हैं, दैट में भी आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, कोल बर्निंग है, वेस्ट इंसिनरेशन है, सीवेज है, डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, तो ये सारे के सारे आपका लैंड पोल्यूशन कॉज करती हैं। A more recent health concern include pharmaceutical waste derives from the antibiotics, hormones, and anti-parasitic drugs used in treatments of humans and domestic animals. Because जो domestic animals का जो waste होता है या जो humans का जो waste है वो directly affect करता है soil को। जितना भी हमारा solid waste होता है जब उनके disposal की बात करते हैं तो that is directly related with the land pollution। तो प्रेजेंटली हम जो भी है हॉर्मोन्स यूज करते हैं, थेरेपीज में एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स जो भी यूज करते हैं, तो उनके इम्पैक्ट की वजह से जो आपका सॉइल है उसमें जो पर्टिकुलर सॉइल होता है उसमें आपका इफेक्ट जाता है। इसके अलावा जीनोबायोटिक्स होते हैं। जीनोबायोटिक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स आर टिपिकली वेरी डाइल्यूटेड, दे can form chemical mixture in the upper layer of the soil. We have very little toxicological information about the health effect of these chemical mixture, but they had huge effect on the soil, and whenever we are directly or indirectly in contact with that particular soil, it goes to affect us also. Because of the long half life of the many organic chemicals, they are referred as persistent organic pollutants। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेसिकली जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था तो उसमें 12 जो पीओपीज हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, वो बताए गए थे। इसके बाद अमेंडमेंट होती गई तो और पीओपीज उसमें ऐड होते गए। मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे जो भी हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया इथेन है, आपका डीडीटी है, तो ये जो आपका बेसिकली जो हार्मोनल सिस्टम है, जो वहाँ पे जितने भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो बाकी के एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं वहाँ पे, तो उनकी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। ह्यूमन हेल्थ के अलावा जो आपके सराउंडिंग के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी हेल्थ पे भी सॉइल पोल्यूशन का मेजर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका भूमि शोधन की बात करें तो भूमि शोधन में सॉयल रेमेडिएशन जो होता है एक प्रोसेस है। उससे क्या करते हैं कि जो भी कंटामिनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ताकि जो वहाँ पे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, तो जैसे ही उनका ब्रेक डाउन होगा वैसे ही धीरे धीरे जो सॉइल है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आना शुरू कर देगी। बायोरेमेडिएशन क्या है, इज अ मोस्ट टिपिकली यूज टू ट्रीट ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जैसे ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स हैं, तो इनसे हम जो हमारा सॉइल है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। मेजर डिफिकल्टी क्या है बेसिकली बायोरेमेडिएशन की, इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटामिनेंट्स एज दीज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स बॉन्ड विद सॉइल पार्टिकल्स हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो बॉन्डिंग बना देते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ, इसलिए उनको ब्रेक डाउन करने में थोड़े से इश्यूज रहते हैं। टू एनहेंस द कंटामिनेशन कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दस बायोडिग्रेडेशन, सर्फेक्टेंट्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसीलिए इस को ओवरकम करने के लिए हम सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर यूज टू एनहेंस द disruption and solubilization of petroleum hydrocarbons, thereby facilitating their assimilation by microorganisms। ठीक है, तो ये बेसिक आपका भूमि शोधन के लिए था। आयुर्वेद में भूमि शोधन की बात करें तो बेसिकली नॉट एग्जैक्टली आयुर्वेदिक टेक्स्ट, लेकिन जो एंशियंट क्लासिकल टेक्स्ट हैं तो उनमें कहा गया भूमि शुद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं। मार्जनाद दाह कालाद गो कर्मणात्य सेकाद उल्लेखनाद आलेपाद ग्रहम मार्जनम लेपनाद। बेसिकली दहन कर्म, ठीक है, जो आपकी जो मेडिसिन होती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, उनको हम बर्न कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो वो कंटामिनेंट्स हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम जो सेल्फ रिजुवेनेशन जो प्रोसेस होता है उससे धीरे धीरे जो सॉइल है वो अपने आप भी डिकंटामिनेटेड हो जाती हैं। गो कर्मणात, इसका मतलब है जो गाय भैंस और ये सब होते हैं आप उनको वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो जो भी ग्रेजेस हैं, जो भी घास है या फिर जो भी कंटामिनेंट्स हैं वो उनको ग्रेज करने के बाद उनको डिमिनिश कर देगी। इसके अलावा जो उनका एक्सक्रीटा है
जो सॉइल है, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है सेक या सिंचन करना, ठीक है। तो उसमें जो भी ऐसे जो नॉन पॉल्यूटिंग है या जो पोल्यूशन को रिमूव करने वाले जितने भी हैं द्रव्य हैं, उनका क्वाथ बना के या उन द्रव्यों से आप डायरेक्ट सिंचन कर सकते हैं। उल्लेखन इज बेसिकली आप उसको खोद रहे हैं तो उससे भी आप उसको डिकंटामिनेट कर सकते हैं। गाजर झाड़ने से या फिर लेपन, जो आपके पहले लेप किए जाते थे, जैसे घरों में गोबर का मिट्टी का मिला के लेप करते थे, वैसे ही सिमिलरली भूमि शोधन के लिए अभी भी यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक था आपका भूमि शोधन का। सोशल गोल्स ऑफ हाउसिंग जो है उसकी अगर हम बात करें तो सोशल बेसिकली ये हमारा क्या होता है, एक तो फर्स्ट आपका शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप बेसिकली आपके लिए एक सैनिटरी शेल्टर है, एक्सटर्नली आपको वो सैनिटेशन या फिर वो एरिया जो है वो आपको नहीं मिल पाता। दूसरा आपका फैमिली लाइफ है, तो फैमिली लाइफ के लिए एडिक्वेट स्पेस होता है, आपका एक्टिविटीज के लिए आपके पास स्पेस होता है। उसके बाद है एक्सेस टू द कम्युनिटी फैसिलिटीज, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जितनी भी कम्युनिटी में फैसिलिटीज है, जैसे आपका स्कूल है, शॉपिंग एरियाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके साथ में आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, एक्सेस दे रहा है बेसिकली आपको। दूसरा फैमिली पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो हाउसिंग है ये पर्सनल सेविंग्स में भी काउंट किया जाता है, तो इस तरीके से आप उसको हाउसिंग को ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रूरल हाउसिंग के लिए स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली जो हमने अर्बन के लिए स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं वही सेम रूरल के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि 2 रूम्ड हाउस ऑन ड्राई साइट विद सेपरेट एक्सेस गिविंग सफिशिएंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अर्बन में क्या था, एक सिंगल एंट्री और एग्जिट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन अर्बन रूरल वाले में कम से कम आपकी 2 रूम्स आपकी ड्राई साइड विद सेपरेट एक्सेस होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सेपरेट एक्सेस टू द आउटसाइड भी होना चाहिए। शुड हैव अ सेपरेट किचन विद पेव्ड प्लेटफॉर्म फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड सैनिटरी प्रीवी, ठीक है। मतलब आपका जो किचन, जैसे वहाँ पे किचन स्टैंडर्ड्स अलग बताए थे, तो इसमें बस ये है बिकॉज वहाँ पे क्या होता था कि अलग से हमने सिंक मेंशन किया था वॉशेबल, जो आपकी यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपका पेव्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली जो वाटर सप्लाई होती है वो इतनी एडिक्वेट नहीं होती, एडिक्वेट इन द सेंस ऑफ जो आपकी अलग अलग जो पाइपलाइंस होती हैं जो घर के अंदर से रहती हैं, उसके लिए कहा गया है शुड हैव अ विंडो शुड फॉर्म एटलीस्ट 10% ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए, सेपरेट एंड एडिक्वेट अकोमोडेशन फॉर एनिमल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एसोसिएटेड विद रूरल ऑक्यूपेंट्स। स्पेसिफिक रूरल एरियाज में जो भी चीज़ें यूज होती हैं या जो एनिमल्स के लिए यूज होती हैं, उन सब के लिए आपके पास एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। द बिल्डअप एरिया शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने सेटबैक के लिए भी कहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर वहां पे भी आपके पास सफिशिएंट एरिया होना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर शुड बी विद इन 400 मीटर्स, ये आपका था रूरल हाउसिंग के लिए। तो ये आपका बेसिक है रूरल हाउसिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउसिंग एंड हेल्थ। अब हाउसिंग और क्यों हम इसको इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, जो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्यों फॉलो करना नेसेसरी है, तो ये इसके लिए रीज़न है। एक आपके हाउसिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ पे, दूसरा आपका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बेसिकली जैसे साइट है, तो साइट से हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे पहले जो हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं को हम दोबारा से देख रहे हैं। तो जो साइट का इफेक्ट क्या होगा, अगर प्रॉपर साइट आपने चूज नहीं की है तो फ्लडिंग है, डिजास्टर्स है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अनप्लीजेंट स्मेल्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, थेफ्ट है, तो इन सब की ये सब का इफेक्ट आ सकता है आपकी हेल्थ पे। उसके बाद दूसरा आता है वेंटिलेशन और लाइटिंग कंडीशन की अगर बात करें, तो अगर पुअर वेंटिलेशन और लाइटिंग है दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स इनसाइड द हाउस होल्ड। पुअर सनलाइट जो अगर पेनिट्रेशन है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, आई स्ट्रेनिंग कर सकता है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रीड कर सकते हैं, तो इसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्लोर। तो फ्लोर अगर जैसे हमने कहा था कि इम्प्रीवियस फ्लोर होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है रोडेंट्स ब्रीड कर सकते हैं, डस्ट कलेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है, डस्ट कलेक्शन अगर है तो उसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं।
वॉल्स की बात करें तो अगर वॉल अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डैम्पनेस है वो बनी रहेगी, अनप्लीजेंट स्मेल वहां पे होगी। ठीक है, इसके अलावा बग्स हैं, कॉकरोचेस हैं, वो आपके वहां पे आ जाते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा उसकी वजह से, आपके अमीबियासिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। उसके बाद रूफ की बात करें तो रूफ में क्या होता है कि आपका जो अगर बेसिकली जो आपका रूफ का जो हमने एरिया डिसाइड किया था अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से टेम्परेचर के इश्यूज रहेंगे। ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद आता है रूम्स एंड फ्लोर स्पेस। ठीक है, इसमें लैक ऑफ एडिक्वेट रूम्स अगर हैं तो उस कंडीशन में, या फिर फ्लोर स्पेस में अगर डिफरेंस है तो उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो सकती है। यानी कि जितने लोगों के लिए जितने रूम्स असाइन किए हैं, जैसे हमने पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर जो है उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया था कि इतना इतना एरिया इनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से अगर नहीं है तो उस कंडीशन में ओवर क्राउडिंग हो सकती है। ओवर क्राउडिंग की वजह से आपको डिफरेंट टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर क्राउडिंग एक इन जनरल की बात करें कि ओवर क्राउडिंग कैसे आप देख सकते हैं, तो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के अगर 2 पर्सन एक पर्टिकुलर हाउस में रहते हैं तो के लिए एक रूम सफिशिएंट है, अगर 3 लोग हैं तो उसके लिए 2 रूम सफिशिएंट है, अगर 5 लोग हैं तो उनके लिए 3 रूम सफिशिएंट है, अगर 7 लोग हैं तो उनके लिए 4 रूम सफिशिएंट है, अगर 10 लोग हैं या फिर 10 से ज्यादा है तो उनमें 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली हर 2 लोगों के अकॉर्डिंग आपका एक रूम इंक्रीज हो जाता है। फ्लोर स्पेस भी सिमिलरली इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेक्स सेपरेशन भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये भी आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स में आता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी टू हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट, जो आपके मेल और फीमेल जो होते हैं घर में उनके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग रूम्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आता है ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग जैसे अभी बात की ना कि रूम और फ्लोर स्पेस अगर पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहाँ पे इसको ओवर क्राउडिंग में काउंट किया जाता है। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, बेसिकली एक तो डिजीज ट्रांसमिशन बहुत फ्रीक्वेंट होता है। अगर ओवर क्राउडिंग, जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी में एक साथ बहुत सारे इकट्ठे लोग रहते हैं तो ऑलमोस्ट सबको कोई ना कोई सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज होती है। जैसे स्किन डिसऑर्डर है तो सबको स्किन डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी इशूज है तो सबको रेस्पिरेटरी इशूज हैं, अगर किसी को कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे इफेक्टेड हो जाते हैं। फॉर कम्युनिटीज इनएडिक्वेट शेल्टर एंड ओवर क्राउडिंग आर द मेजर फैक्टर इन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज विद एपिडेमिक पोटेंशियल सच एज acute respiratory infections, meningitis, typhus, cholera, scabies. Outbreaks of the disease are more frequent and more severe when the population density is high. दूसरा है other public structures such as health facilities not only represent a concentrated area of patient but also a concentrated area of germs also. In an emergency, the number of hospital associated infection with typically rise, decreasing overcrowding by providing extra facilities and a proper organization of the site or services in the healthcare facility is the priority. तो ओवर क्राउडिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें फर्स्ट आपका ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो गया, दूसरा जितने भी आउटब्रेक्स ऑफ द डिफरेंट डिजीज या फिर एपिडेमिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन एरियाज होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पेशेंट और कॉन्सेंट्रेटेड जर्म्स एरियाज होते हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी अगर होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन को स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपके फिजिकल हो गए, इसके अलावा साइकोलॉजिकल भी होते हैं। जैसे अगर ओवर क्राउडिंग है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, लैक ऑफ स्लीप है, एंजाइटी है, इंटरपर्सनल वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है और मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अडोलोसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं तो दे नीड स्पेसिफिक प्राइवेसी, दे कांट बियर ओवर क्राउडिंग, ताकि उनकी पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो सके। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी थी बेसिक आपके हाउसिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा हाउसिंग में कुछ एक चीज़ें और हैं जिसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, हाउवर इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ एक हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ को उनको अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, रूरल एरियाज़ के लिए आपको अलग बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिस्कस होते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल काउंट अटेंडेंस।